हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं और इस सीरीज में आपको मिल रहे हैं सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। तो लेटेस्ट जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं और अगर आप इस सीरीज़ को रेगुलर फॉलो करते हैं तो इसके थ्रू आपकी बेहतर तैयारी होगी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। आने वाले सीटेट के एग्जाम्स में आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। You can also follow me on social media, Facebook page, Insta ID एंड Telegram चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लें वहाँ से और टेलीग्राम पर आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहती हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ तो आपको दिए हुए हैं स्थल रूप और एक तरफ दिए हुए हैं उनके घटक। मतलब कि जो स्थल रूप हैं वो किस घटक से बनते हैं, हवा से बनते हैं या फिर समुद्री तरंगों से बनते हैं, नदी से, हिमनद से, तो कौन से बनते हैं। मतलब कि ये आपको मैचिंग दिए हुए हैं करके और इसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। तो ये जो इन्होंने ये मैच किए हुए हैं इसमें आपको बताना है कि कौन से सही मैच किए हुए हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी एक बार हम इसको देख लेते हैं। लैंड फॉर्म्स हैं एक तरफ एजेंट्स हैं, किसके थ्रू ये लैंड फॉर्म्स जो हैं बनते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन देख लेते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर जो सिर्फ सही मैच हम कह सकते हैं वो है बी और डी। बी जो है स्टैक्स जो है ये सी वेव्स से बनते हैं, समुद्र की जो तरंगे होती हैं उनसे बनते हैं स्टैक्स। इनको भी हम देखेंगे कैसे होते हैं। और मोरेन्स जो हैं वो ग्लेशियर्स से बनते हैं। ये दोनों जो हैं सही मैच हैं, बाकी जो दिए हुए ये गलत है। लेवीज जो है ये नदी के जो है फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए ये गलत दिया हुआ है। तो ये एक तरह से क्रॉस है। ये लेवीज जो है रिवर्स के होते हैं, लीवर के द्वारा बनाए जाते हैं। और मशरूम रॉक्स जो है ये विंड से बनती है रेगिस्तानी इलाकों में। अभी आगे देख लेते हैं इनके बारे में। सी वेव से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये होती है सी केव, समुद्री गुफा। जब लहरें जो हैं काटती रहती हैं चट्टानों को तो गड्ढा सा बन जाता है, अंदर गहराई सी हो जाती है, गुफा जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको कहते हैं सी केव। फिर जब वो पीछे का भी स्ट्रक्चर ही हट जाता है तो सी आर्क ये कहलाता है। और इसके बाद जब ये ऊपर वाला एरिया भी हट जाता है तो इस तरह से स्टैक बचता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है सी वेव्स जो है बनाती हैं। और एक होता है सी क्लिफ, यहाँ पर आप देख पाएंगे काफ़ी ऊंचा एरिया होता है। तो ये जो है काफ़ी ऊंचा पार्ट होता है समुद्र के पास वाला, इसको कहते हैं सी क्लिफ। अब मोरेन्स जो हमारा मैच हुआ था ग्लेशियर से, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आगे आपको इंग्लिश में मिलेगा। मोरेन एक गतिशील ग्लेशियर द्वारा छोड़ा गया पदार्थ है। देखो ग्लेशियर जो होते हैं आपको पता है, जो पहाड़ों पर बर्फ जमी होती है उसको ग्लेशियर बोला जाता है। और मतलब वो पानी जो होता है वो ग्लेशियर के रूप में बर्फ़ के तौर पर पाया जाता है। अब इसमें क्या कहा कि गतिशील ग्लेशियर कौन से होंगे, जो मतलब बर्फ़ होगी उनमें लेकिन मूवमेंट भी उनमें होता है। तो ये सामग्री आमतौर पर मिट्टी और चट्टान होती है। जैसे नदियाँ जो हैं अपने साथ अवसाद वगैरह लेकर के आती हैं ना, तो वैसे ही ग्लेशियर्स भी अपने साथ ये मिट्टी और चट्टान लेकर के आते हैं। तो जिस प्रकार नदियाँ सभी प्रकार के मलबे और गाद को अपने साथ ले जाती हैं, अंततः डेल्टा का निर्माण करती हैं, उसी तरह से ग्लेशियर भी सभी प्रकार की गंदगी और पत्थरों को अपने साथ ले जाते हैं और जमा होकर मोराइन का निर्माण करते हैं। जैसे नदियाँ डेल्टा बनाती हैं वैसे ये ग्लेशियर जो है मोराइन बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने पिक्चर भी लगाया है, कुछ इस तरह से बनता है ये। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो था हमारा मशरूम रॉक्स थी, जो कि उसमें गलत दिया हुआ था मैच। तो ये विंड से बनती है मशरूम रॉक्स बेसिकली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की इमेज बनती है। ऊपर का जो स्ट्रक्चर है छतरी जैसा बन जाता है, इसलिए इसको छत्रक शैल कहा जाता है, मशरूम रॉक कहा जाता है। मरुस्थल में अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारण होती है विंड, पवन। रेगिस्तानों में आप छत्रक आकार की चट्टानें देख सकते हैं जिन्हें आमतौर पर छत्रक शैल यानी कि मशरूम रॉक्स कहा जाता है। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। अब ये जो चट्टान है इसके निचले हिस्से को आसानी से काट देती है पवन। तो नीचे का हिस्सा तो नैरो रहेगा और ऊपर का जो है वो ब्रॉड हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, चौड़ा रह जाता है। तो इसी वजह से ये थोड़ा मशरूम की शेप ले लेता है, इसी वजह से मशरूम रॉक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है।
निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ऊंचाई। तो यहाँ पर बेसिकली हमसे वो फैक्टर पूछा है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इस तरह की जलवायु के लिए कि बहुत ज़्यादा ठंडी और शुष्क जलवायु है, कोल्ड एंड ड्राई, ठंडा भी है और ड्राई भी है, यानी कि बारिश नहीं होती है। तो उसका रीज़न क्या है? ऊंचाई है इसकी, काफ़ी ऊंचाई पर ये सिचुएटेड है जो लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन और रीज़न दिया हुआ है। यहाँ पर सही ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो देख लेते हैं क्या रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही दी गई है। तो असर्शन क्या दिया है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, यानी कि जब कम टेम्परेचर रहेगा, कम टेम्परेचर मतलब क्या है? ठंडा एटमॉस्फेयर रहेगा, तो वहाँ पर वायु भी ऑब्वियस सी बात है ठंडी रहेगी जब कम टेम्परेचर है। तो रीज़न क्या दिया है? रीज़न क्या है कि लो टेम्परेचर है तो हवा ठंडी होती है, तो ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है, ये रीज़न दिया गया है। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जन संपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है? मास मीडिया का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, सेल्यूलर फ़ोन। सेल्यूलर फ़ोन होता है जो सेलफोन आप यूज़ करते हैं, तो वो जो है जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है। मास मीडिया हमसे पूछा है तो समाचार पत्र होता है, रेडियो और टेलीविज़न। भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है कि कहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति नहीं पाई जाती है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी अफ्रीका जो रीजन है यहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पति नहीं पाई जाती। बाकी जो जगह यहाँ पर दी गई हैं इन सभी जगह पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। देख लेते कहाँ कहाँ पर मिलती है। महाद्वीपों का जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भाग होता है वहाँ पर तो कौन से आपको वनस्पति मिलती है? शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती वृक्ष। जो महाद्वीपों का पूर्वी, जैसे महाद्वीप है अगर कोई, तो ये पूर्वी भाग हो गया, और उत्तर पूर्वी ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर मिलती है क्या? ये आपको शीतोष्ण सदाबहार वन और पर्णपाती वृक्ष। पश्चिम और दक्षिण और मतलब पश्चिम और दक्षिण पश्चिम जो किनारे होते हैं, यानी कि ये पश्चिम हो गया इधर और दक्षिण पश्चिम ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर मिलती है भूमध्य सागरीय वनस्पति। अब देखो सिर्फ यहीं पर नहीं मिलती है, अभी आगे भी दिखाए जाएंगे रीजन कहाँ कहाँ पर मिलती है। तो ये ज़्यादातर यूरोप, अफ्रीका और एशिया में भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में मिलती है। तो ये जगह है जहाँ पर मिलती है ये, और इसी की रीज़न की वजह से ये भूमध्य सागरीय वनस्पति कही जाती है, क्योंकि भूमध्य सागर के आसपास पाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी रीजन में मिलती है, ये अलग भी मिलती है भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में मिलती है, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संसाधनों पर विचार करें। तो यहाँ पर 5 संसाधन आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या किया गया है? उपर्युक्त में से कौन से प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? इन 5 में से वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, बी, डी और ई। रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिनको रिन्यू हम कर सकते हैं, जो कि फिर से हमें मिल सकते हैं, लेकिन जो सोर्सेस हमें नहीं मिल सकते उनको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। जैसे कि अभ्रक है, जैसे कि नेचुरल गैस है, ये लाखों करोड़ों वर्षों में तैयार होते हैं ये मिनरल्स, तब हमें मिलते हैं, तो ये रिन्यूएबल नहीं होते हैं। तो रिन्यूएबल होते हैं जिनको हम खुद से भी पा सकते हैं, खुद के एफर्ट से भी। जैसे वन जो हैं ये तो हमें मिल सकते हैं, हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा दें तो हमें मिल जाएंगे, लेकिन अभ्रक को हम खुद से तो पैदा नहीं कर सकते, प्राकृतिक गैस को खुद से पैदा नहीं कर सकते, ये तो नेचुरली हमें मिलता है, जो लाखों करोड़ों का प्रोसेस, करोड़ों सालों का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू हमें मिलता है ये। तो रिन्यूएबल वो होते हैं जिनको हम पा सकते हैं, जिन रिसोर्सेज को।
तो नवीकरणीय संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, मतलब हमने खर्च कर लिया और हम उनको फिर से पा सकते हैं, वो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनमें से कुछ असीमित हैं, असीमित मतलब अनलिमिटेड है, कितना भी यूज़ करो ख़त्म नहीं होंगे, और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है सूर्य निकलता है डेली, और पवन भी हमें अनलिमिटेड मिलती है। तो ये जो है मानवीय क्रियाएं कितनी होती रहें इन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमको ऐसे ही मिलती रहेगी। तो ये असीमित होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से अफेक्ट नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन होते हैं, जैसे कि जल हो गया, पानी आप देखो जो पीने लायक वाटर है वो काफ़ी मात्रा में, मतलब कम मात्रा में अवेलेबल है। हालांकि जल की कोई कमी नहीं है पृथ्वी पर, लेकिन जो मानव उपयोग वाला जल है उसकी मात्रा बहुत कम है। तो जो नवीकरणीय संसाधन कुछ ऐसे हैं जैसे कि जल हो गया, मृदा या फिर वन हो गया, अगर हम इनका लापरवाही से उपयोग करेंगे तो इनके भंडार को प्रभावित ये कर सकता है, यानी कि स्टॉक जो है खत्म हो सकता है इनका। तो जल जो है असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। प्रतीत होने से मतलब क्या है कि जैसा कि मैंने बताया कि वैसे तो पानी पानी है, जहाँ देखो समुद्र में देखो, नदियों में देखो, अभी देखो बाढ़ आई हुई है बहुत जगह पर। कहने को तो लगता है ये अनलिमिटेड रिन्यूएबल सोर्स रिसोर्स है क्योंकि हमको ये अनलिमिटेड मिल रहा है, लेकिन फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जो हमारा यूज़ करने लायक पानी है ना वो अवेलेबल नहीं है ज़्यादा। तो पानी तो बहुत है लेकिन वो शुद्ध वाटर नहीं है, प्योर वाटर नहीं है। मृदा के गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो यहाँ पर ये 4 आपको दिए गए हैं, कौन कौन से जो मुख्य मेजर रोल आपसे पूछा गया है। मेजर रोल किसका होता है सॉइल के फॉर्मेशन में, यानी जो मिट्टी जो बनती है वो किन मोटी चीज़ों से बनती है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे जिनका मेजर रोल होता है, मुख्य भूमिका जिनकी होती है मिट्टी के फॉर्मेशन में। मतलब ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए और उससे ही जो है मिट्टी का रंग रूप जो है वो बदलता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सही ऑप्शन क्या रहेगा। 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और सी। तो यहाँ पर मृदा के गठन में मुख्य फैक्टर जो है, मेजर रोल जो है वो है पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर, यानी मूल चट्टान जो है और जलवायु संबंधी कारक जो हैं, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है सॉइल के फॉर्मेशन में। और थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। मृदा निर्माण के कारक फैक्टर्स जो होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं। तो ये वही है जो हमें भी वहाँ पर दिए गए थे ऑप्शन में। तो मेन फैक्टर्स जो है इसके पेरेंट रॉक होती है एक तो, और क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं, जिससे ज़्यादा प्रभावित होता है सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होगा। तो मृदा निर्माण के अन्य कारक भी होते हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, मेन फैक्टर्स पूछे थे, तो वो यही हैं 2। इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं वो होते हैं स्थलाकृति, टोपोग्राफी क्या होगी, जैव पदार्थों की भूमिका क्या है, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और मृदा निर्माण के संगठन में लगा हुआ समय कितना है, कितने समय में वो बन रही है। तो ये देखो अलग अलग स्थानों में अलग अलग ही होता है, ये ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः किसके बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। तो कर्ज का जो जाल हो जाता है किसान जिसमें फंस जाता है, कर्ज का एक जाल सा बन जाता है, किस किस के बीच ये एक तरह से शोषणकारी संबंध होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करूँ तो ये हो जाएगा 1st ऑप्शन करेक्ट, साहूकार और छोटे किसान के बीच। क्योंकि छोटे किसान के बारे में हमने पढ़ा था कि छोटे किसानों को जो है लोन लेना पड़ता है खेती करने के लिए, बीज खाद वगैरह के लिए। तो इसमें होता क्या है कि अगर मान लो एक बार फसल बर्बाद हो गई तो वो किसान जो है जो कर्ज उसने लिया था उसको चुकाने में वो असमर्थ होता है, जो कि उसने साहूकार से कर्ज लिया होता है खेती करने के लिए। अभी क्योंकि उसको वो जो कर्ज चुकाना था वो खेती के भरोसे जिसने उसने कर्ज लिया था साहूकार से, वो खेती भी बर्बाद हो गई और फिर उसका कर्ज भी चुका नहीं पाया वो। फिर नेक्स्ट ईयर फिर से वो कर्ज लेगा, लोन लेगा साहूकार से ही। फिर से अगर मान लो ऐसी विपदा आ गई तो फिर नहीं चुका पाया कर्ज, और मतलब 2-3 बार उसकी फसल ऐसी बर्बाद हो जाती है किसी ना किसी वजह से, बारिश नहीं हुई, बाढ़ आ गई, कीड़े खा गए, और बहुत से रीज़न ऐसे हो सकते हैं। तो किसान जो है वो कर्ज बार बार लेता रहता है, तो कर्ज का एक जाल सा बन जाता है। तो होता क्या है कि मतलब एक तरह से
जो साहूकार है उसका फिर उस पर दबाव हो जाता है। एक तरह शोषणकारी संबंध इनका होता है साहूकार और किसान के बीच। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर वही होता है ना कि जैसे उसे कर्ज लिया किसान ने और जो फसल है वो कम कीमत पर फिर उसको बेचनी पड़ती है उसी साहूकार को। जिस फसल के उसको ज़्यादा पैसे मिल सकते थे उसको किसान को मजबूरन उस साहूकार को वो फसल बेचनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है, उसी से वो शोषण कहलाता है किसान का, क्योंकि उसको मजबूरन उसको फसल अपनी बेचनी पड़ती है। तो इस तरह से ये साहूकार और छोटे किसान के बीच शोषणकारी संबंध एक तरह से दर्शाता है कर्ज का जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन और रीज़न दिया है और यहाँ पर एक तरह से जो मीडिया है उसके बारे में ये स्टेटमेंट दी गई है। सही ऑप्शन देख लेते हैं क्या रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं, असर्शन भी रीज़न भी। और जो असर्शन का जो रीज़न दिया गया है वो भी सही दिया गया है। असर्शन है लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम महत्वपूर्ण है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर डेमोक्रेसी है तो फ्री मीडिया जो है वो इम्पोर्टेंट है। फ्री मीडिया मतलब इंडिपेंडेंट, सॉरी यहाँ पर फ्री के बदले इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, वैसे फ्री का मतलब वही है। तो इंडिपेंडेंट मतलब उस पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए मीडिया पर प्रसारण के लिए कि भाई आप ये वाली खबर दिखाओ वो वाली खबर ना दिखाओ। तो ये महत्वपूर्ण है कि जो मीडिया है डेमोक्रेसी में स्वतंत्र हो। अब जैसे आजकल जो चल रहा है ना हमारी कंट्री में वो यही तो चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जो मीडिया है वो बिकी हुई है, मीडिया जो है वो किसी एक पार्टी के फेवर में बोलती है। तो ये जो है ये बहुत ज़रूरी है, जो मीडिया है वो एक तरह से मतलब एक तरह से बायस्ड ना हो मीडिया। तो यहाँ पर देखो रीज़न क्या दिया इसका कथन का कि संचार माध्यम से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए ना कि पक्षपातपूर्ण। क्यों इसका रोल महत्वपूर्ण बताया गया है डेमोक्रेसी में? अब क्योंकि असर्शन इन्होंने दे दिया कि लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम महत्वपूर्ण है। रीज़न क्यों दिया है, क्या दिया है कि जो मीडिया है ना, मीडिया से प्राप्त जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो जनता को इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो पक्षपातपूर्ण नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो फैक्ट्स हैं वो चीज़ें मीडिया को रखनी चाहिए जनता के सामने। अब सही कौन है गलत कौन है वो काम डिसाइड करने का काम जनता का है, ना कि मीडिया का। कि किसी को भी ब्लेम करना काम मीडिया का नहीं है, बस मीडिया का काम है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जनता को। तो जभी तो हम लोकतंत्र देश को लोकतांत्रिक कहेंगे, क्योंकि जनता तक सही खबर पहुंचेगी तो जनता जो है उससे डिसीजन ले पाएगी कि जो हमने नेता चुना है वो सही है या गलत। तो इस तरह से तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में सरकार काम करती है, किस किस स्तर पर काम करती है सरकार भारत में, यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन कौन सा सही रहेगा। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकंड, बी और सी, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। तो दो लेवल पर जो है यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर ऑप्शन में लोकल लेवल नहीं दिया गया है, तो जो दिए गए हैं। अब क्योंकि वार्ड लेवल कोई होता नहीं है, रीजनल लेवल कोई नहीं होता है, तो यहाँ पर स्टेट लेवल दिया है, नेशनल लेवल दिया है, तो हम इनको ही सेलेक्ट करेंगे, बी और सी सही हो जाएंगे। नेशनल लेवल आप जानते हैं राष्ट्रीय स्तर की सरकार है, केंद्र की जो सरकार होती है जो पूरे देश पर शासन करती है वो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट कहलाती है। स्टेट लेवल की होती है, जो एक राज्य में होती है सरकार उसको कहते हैं स्टेट लेवल की। और इसके बाद सबसे निचला स्तर आता है जो कि हमारा लोकल लेवल का होता है, जो पंचायती राज व्यवस्था जिसमें शामिल होती है। 3 स्तरों पर सरकार बेसिकली काम करती है इंडिया में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।